हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसके प्रत्येक पेपर में हमने 50 क्वेश्चन को मेंशन किया है। इनके अंतर्गत पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अपने इनपुट के क्वेश्चन को भी सम्मिलित किया गया है। यह सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम लेखपाल, होमगार्ड, एसआई, कांस्टेबल, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। एक जनपद एक व्यंजन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, यहाँ पर एक योजना स्टार्ट की गई है जिसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। योजना का नाम है एक जनपद एक व्यंजन योजना। एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य जिले के एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक व्यंजन को पहचान प्रदान करना है। उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे कि कौन सा कथन आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नहीं किया गया। अगर इनके द्वारा इसका उद्घाटन नहीं किया गया, प्रारंभ नहीं की गई है, तो किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रारंभ की गई है आपकी अमित शाह जी के द्वारा। अब अमित शाह जी कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये इंडिया के कौन है? आपके होम मिनिस्टर हैं। एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए इस योजना के बारे में। एक जनपद एक योजना कहाँ की योजना है? उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य है जिले के एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक व्यंजन को पहचान प्रदान करना। हम बात करते हैं कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कुछ भी पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, किसके द्वारा की गई है, किनकी है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी शुरुआत की गई है। कब शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी 24 जनवरी 2026 में इसकी प्रारंभ किया गया है, क्योंकि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस के शुभ अवसर पर इसको स्टार्टिंग की गई है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नहीं किया गया, जबकि होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे शुभांशु शुक्ला के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, आप सभी ने शुभांशु शुक्ला के बारे में पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला कौन है, क्या इनके चर्चा में रहे हैं। अक्सर करके पिछले 2 साल से ये चर्चा में रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि शुभांशु शुक्ला के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। एक एक करके हम देखते हैं इनके स्टेटमेंट। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन्हें शांतकालीन सर्वोच्च शांति पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। यह राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय हैं जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर गए हैं। यह स्पेस मिशन एक्जियम 4 के अंतर्गत गए थे। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपका गलत है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इनका स्टेटमेंट क्यों गलत है वो देखते हैं। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से ना होकर क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इनका संबंध है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं, देखिए, गणतंत्र दिवस यानी हाल ही में आपके राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा 26 जनवरी 2026 को इन्हें शांतिकालीन का सर्वोच्च पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? आपका अशोक चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। यह राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय हैं जो स्पेस सेंटर पर गए हैं। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, इसको भी आप चेंज कर लीजिएगा। ये आपके स्पेस में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। क्या हैं? आपकी स्पेस में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, जबकि आपके ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में आपके 2 स्टेटमेंट गलत थे, लेकिन हमें आंसर एक ही आइडेंटिफाई करना है। इसलिए जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। ये स्पेस सेंटर पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि राकेश शर्मा जी के बाद यही आपके गए हैं। ध्यान रखना है, मिशन का नाम भी आपको याद रखना है। मिशन एक्जियम 4 के अंतर्गत ये गए थे। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इनका संबंध वाराणसी जिले से नहीं है।
पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? मिर्ज़ापुर, चंदौली, बलिया, मऊ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे यार्न प्रोसेसिंग सेंटर की बात की गई है, यानी धागा बनाने के प्लांट की बात की गई है कि पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक, मिर्ज़ापुर शहर में आपका पहला यार्न प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा। अब इसको बनाए जाने की मतलब क्या है, देखिए उद्देश्य क्या है इसको बनाए जाने का। तो उद्देश्य यहाँ पे जो कालीन उद्योग है उसको बढ़ावा देना, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो कालीन उद्योग है वो मिर्ज़ापुर जो मंडल है उसका सबसे प्रमुख आपका उद्योग है। ये किस मॉडल पर आपका आधारित होगा, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, तो ध्यान रखना ये PPP मॉडल पर आधारित होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ये आधारित होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपके आते हैं। और आपको इसके बारे में क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है, यहाँ पर आपको लर्न करना है कि ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, समय सीमा कब तक इसकी दी गई है। तो समय सीमा मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर करके UP SSC ऐसी समय सीमा पूछती है। 1 अप्रैल 2026 तक ये बन के तैयार हो जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो चीज़ें आपको लर्न करनी है, उद्देश्य आपको लर्न करना है, यहाँ पे जिला लर्न करना है और आपकी समय सीमा को लर्न करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका एक, मिर्ज़ापुर। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटकों ने भ्रमण किया है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में आपकी एक रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी पर्यटन मंत्रालय रिपोर्ट 2025, जिसके अनुसार कौन से राज्य में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों ने भ्रमण किया है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घरेलू आपके पर्यटकों ने भ्रमण किया है उसमें सबसे पहला नंबर है आपका किसका है? उत्तर प्रदेश का है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में 2025 में सबसे ज़्यादा लोगों ने भ्रमण किया है। कितने लोगों ने भ्रमण किया है? पर्यटकों की संख्या है, घरेलू पर्यटकों की संख्या है तो 137 करोड़ लोगों ने यहाँ पर भ्रमण किया है। ये आपके घरेलू पर्यटक हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर विदेशी पर्यटकों की बात करें कि विदेशी पर्यटक कितने आए हुए हैं भारत में, तो विदेशी पर्यटक अपने जो यूपी है उसमें कितने आए हुए हैं? तो यूपी में आए हैं आपके 3.66 लाख लोगों ने यहाँ पर भ्रमण किया है। अब देखते हैं यहाँ पर रैंक वाइज, यानी डोमेस्टिक पर्पज से, यानी कह सकते हैं कि घरेलू रैंक कितनी है आपकी? उत्तर प्रदेश की फर्स्ट रैंक है, जबकि विदेशी पर्यटक जितने भी यहाँ पर आए हैं उसके मामले में आपके उत्तर प्रदेश की 4th रैंक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5, इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक की स्थापना किस शहर में की गई है? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, जयपुर, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक, यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लर्न कर लीजिए, हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि डायरेक्ट आपसे क्या पूछ ले कि AI क्लिनिक की बात कर दे वो, कि AI क्लिनिक आपका किस शहर में ओपन किया गया है? उत्तर प्रदेश में, या फिर कह सकते हैं कि भारत का वो पहला है, ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2, ग्रेटर नोएडा में इसे ओपन किया गया है। अब हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की। तो ग्रेटर नोएडा क्या है आपका? ग्रेटर नोएडा आपके गौतम बुद्ध नगर का क्या है? आपका मुख्यालय है। एक एक चीज़ आपको याद रखनी है, हेडक्वार्टर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपसे आते हैं, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये कौन से इंस्टीट्यूट में इसे ओपन किया गया है। तो ध्यान रखना है ये जो उस इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको लर्न करना है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल
साइंस, इस वाले इंस्टीट्यूट में आपको इसे ओपन किया गया है। दोनों ही चीज़ आपको लर्न करनी है। आपको शहर के साथ साथ उस संस्था का भी नाम याद करना है जहां पर पहला भारत का AI क्लिनिक खोला गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले को जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है? प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, महाराजगंज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके अक्सर करके पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया पहले वो देख लेते हैं। डिटेल इजीली इसकी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी आपको। मिशन के अंतर्गत पूछा गया स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी मिशन है। कौन सा मिशन है आपका? शहरी वाला मिशन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को क्या घोषित किया गया है? जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है। उस सिटी का नाम आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भारत की पहली डंप सिटी घोषित किया गया है तो वो कौन सी है? तो भारत की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सिटी को घोषित किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो यहाँ पे वेस्ट प्रबंधन होगा यहाँ पे वो भी लर्न करना है। हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे पूछ ले अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता कितनी है। यहाँ पे जो आपकी वेस्ट आप करेंगे उसकी यहाँ पे क्षमता कितनी होगी। अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता के बारे में जब क्वेश्चन आए आपसे तो हो सकता है कि वो पर डे के हिसाब से आपसे पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो कैपेसिटी है आपकी 2100 मिलियन टन पर डे की कैपेसिटी है रिन्यूएबल करने की। वहीं अगर हम बात करते हैं शिवारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की, यहाँ पर एक संयंत्र की भी स्थापना की गई है। ये भी आपको लर्न करना है। आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही है। क्या है उसका नाम? तो वो है आपकी शिवारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र। इस संयंत्र का नाम भी आपको लर्न करना है। उस प्लांट का भी नाम लर्न करना है। अब इस प्रबंधन की इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है आपकी 700 मिलियन टन पर डे ये रिन्यूएबल करेगा। तो इस प्रकार से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी लखनऊ को घोषित आपका किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ सिटी। इस प्रकार आंसर सही है ऑप्शन नंबर 5। उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए हाल ही में आपका उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस सेलिब्रेट किया गया है। उसके संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कोई भी एग्ज़ाम अगर आता है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 2026 में, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका आयोजन लखनऊ शहर में किया गया। इसका मुख्य विषय विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश है। इसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, या इनमें से कोई नहीं। 5वां ऑप्शन आप ऐड कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए उत्तर प्रदेश प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से हमारा नाम क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश हुआ था। और हमने इसकी सेलिब्रेशन की शुरुआत कब से की थी? 2018 से हमने इसकी सेलिब्रेशन की शुरुआत की है। इसका आयोजन लखनऊ शहर में किया गया। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात करते हैं कि इसका मुख्य विषय आप सभी को लर्न रहना चाहिए। मुख्य विषय क्या है? विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। इसका मुख्य विषय बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। इसके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्योंकि मुख्य अतिथि आपके प्रधानमंत्री ना होकर कौन थे? आपके गृह मंत्री थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत के गृह मंत्री कौन है? और आप सभी को पता है वो सर अमित शाह जी हैं। तो ये आपके क्या थे? आपके मुख्य अतिथि थे। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा और वही आपका होगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा गया था कि कौन सा कथन आपका गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी देखेंगे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक कार्यक्रम की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि संचालन किस विभाग के द्वारा किया जाना है। तो सही आंसर क्या है, पहले तो आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इसका डिटेल हम मेंशन करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मानव संसाधन विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाना है, कोऑर्डिनेट किया जाना है। अब हम बात करते हैं कि इसकी आयोजन कब कहाँ पे किया गया है या इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है इसकी। तो हम बात करते हैं कि शुरुआत की, कि इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और शुरुआतकर्ता कौन है, तो ध्यान रखना है कि शुरुआतकर्ता का भी नाम लर्न होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई भी स्टेटमेंट आपका पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है, आपको उद्देश्य भी लर्न रहना है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अक्सर करके आपसे उद्देश्य के बारे में पूछ लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन करना है। और क्या क्या उद्देश्य हो सकता है, औद्योगिक विकास करना है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपके स्टेटमेंट में ऑलरेडी बोल दी गई हैं कि ये इस योजना का उद्देश्य क्या हो सकता है। इसके साथ साथ में आपके जितने भी नियोजन और उद्यमिता है उनकी एक अवसंरचना बनानी है, एक दूसरे को इंटरलिंक करना है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मानव संसाधन विभाग द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, या फिर इसके द्वारा इसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का प्रथम गौ अभ्यारण्य बनाया गया है। तो देखिए, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा डिटेल इसकी मेंशन की जाती है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ये गौ अभ्यारण्य है। क्या है आपका, गौ अभ्यारण्य बनाया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मतलब क्या हुआ इस बात का आपको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको ईजिली याद हो जाए। उत्तर प्रदेश का प्रथम यहाँ पे पूछा गया है जो काऊ सेंचुरी है आपकी। अभ्यारण्य का मतलब क्या है, काऊ जो रिजर्व है आपका, रिजर्व है आपका, उसकी बात की गई है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम किस जिले में राज्य का प्रथम गौ अभ्यारण्य यानी काऊ रिजर्व बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5। ना तो ये महाराजगंज में बना है, ना ही देवरिया गोंडा श्रावस्ती में। ये कहाँ पर आपका बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपके उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ही स्थित एक जिला है मिर्ज़ापुर। अब एक एक करके हम इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपका ये बनाया कहाँ गया है, तो ये स्थित है आपके मिर्ज़ापुर में। पहला पॉइंट हो गया। कब इसका उद्घाटन किया गया था, तो ध्यान रखना है इसका उद्घाटन आपका 29 जनवरी 2020 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो सीएम योगी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। दूसरे पॉइंट इसका है कि कितने एरिया में ये फैला हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये आपका 27 बीघा एरिया में ये फैला हुआ है। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा इनमें से 5 कि इनमें से कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें राज्य का प्रथम गौ अभ्यारण्य बनाया गया हो। कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपके मिर्ज़ापुर शहर में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई, जून 2021, जून 2020, जून 2021, अप्रैल 2021, दिसंबर 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कौन सी योजना है आपकी, इस योजना का नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 2 जून 2020 में इसे प्रारंभ किया गया है। अगर आपसे एज इट इज़ आपकी क्या पूछी जाती है, डेट पूछी जाती है, तो एज इट इज़ डेट होगी आपकी 12 जून। क्या है, 12 जून को इसे प्रारंभ किया गया है, 12 जून 2020 को। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य आपका आएगा ही आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जो
आपके 8 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, क्या हैं आपके जो चिल्ड्रन हैं, ऑल चाइल्ड मजदूरी करते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं, उनको रोकना है और उनको क्या करना है, उनको हमें एजुकेशन के लिए भेजना है। बाल श्रमिक को ख़त्म करना है। यहाँ पे ऑलरेडी पता हुआ है कि लेबरगिरी को ख़त्म करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चाइल्ड लेबर को हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लोट करना है, यही इसका उद्देश्य है। दूसरा और क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं वो भी समझ लीजिए। अगर ऐसा बच्चा कोई भी पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट हो, पढ़ने लिखने के लिए सरकार उसे भेजती है, तो जैसे ही आप क्या कर लेते हैं, 10th कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 10th जैसे ही आप पास हो जाते हैं, सरकार आपको एडमिशन वगैरह कराती है। उसके बाद प्रत्येक बच्चे को, जो इसमें आपके जो मेल लड़का होगा, यानी कह सकते हैं कि मेल स्टूडेंट को आपको दिए जाएंगे 1000 रुपये पर मंथ। वहीं अगर आपकी जो गर्ल होगी उसे कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे, तो गर्ल को प्रदान किए जाएंगे 1200 रुपये पर मंथ, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है उत्तर प्रदेश की। इस योजना से संबंधित लगातार कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ये आयोग पूछता है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्रारंभ कब हुआ है या कैसे हुआ है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में इसके डिटेल क्वेश्चन आपके हमेशा आते ही आते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है कब प्रारंभ आपकी की गई है, क्योंकि जब प्रारंभ आपको पता चल जाएगा, इसके डिटेल हम करने वाले हैं, तो चीज़ें आपके लिए ईजिली हो जाएंगी। 12 फरवरी 2021, 15 फरवरी 2021, 18 फरवरी 2022, 21 फरवरी 2021 या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, 15 फरवरी 2021 को इसे प्रारंभ किया गया है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को। अब जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, एक एक करके हम उससे बात करते हैं। इसका जो उद्देश्य है मुख्यमंत्री योजना का, इसमें ऐसे स्टूडेंट जो आपके उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, ये चीज़ आपको गौर करना है, और उनको क्या करना है, कोचिंग करनी है। किस बात की कोचिंग करनी है, तो जैसे कोई बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है, IPS की तैयारी कर रहा है, UPPCS की तैयारी कर रहा है, या फिर कह सकते हैं कि JEE मेंस की तैयारी कर रहा है, जो JEE मेंस वगैरह हैं उसकी तैयारी कर रहा है, या फिर आप तैयारी कर रहे हो नीट की, तो आपको इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, फ्री कोचिंग आपको दी जाएगी। ये चीज़ आप यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको फ्री कोचिंग यहाँ पर प्रदान की जाएगी, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर सकें। इसके लिए क्या किया गया है, तो इसके लिए जब स्टार्टिंग की गई थी तो प्रत्येक मंडल वाइज क्या था कि प्रत्येक मंडल वाइज एक कोचिंग सेंटर बनाया गया था। प्रत्येक मंडल में आपका एक कोचिंग सेंटर बनाया गया था पढ़ाने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बदल दिया गया है। अब क्या है कि प्रत्येक ज़िले में कोचिंग सेंटर है आपका पढ़ने के लिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना है। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है। 15 फरवरी 2021 को इसे प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? 25%, 33%, 40%, 45%, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की बात कही गई है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम से संबंधित आपकी स्पेशल वीडियो बहुत जल्द चैनल पर उपलब्ध होगी, क्योंकि लेखपाल में क्वेश्चन आपके भर के यहाँ से आएंगे, क्योंकि हर चीज़ जो भी पंचायत से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से संबंधित है। पहले बात कर लेते हैं कि जो महिलाएं दे रखी हैं उनको कितना प्रतिशत आरक्षण दे रखा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 33% आरक्षण इनको दे रखा है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो पंचायतों से संबंधित आर्टिकल है वो आपको लर्न तो करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर लर्न करना पड़ेगा आपको 40, जिसमें कहा गया है कि पंचायत का गठन किया जाएगा। देखिए, इस तरह की चीज़ें आपको आती हैं, ध्यान रखना।
और आर्टिकल नंबर इसके बाद जो लर्न करना है वो करना है आपको 243, क्योंकि 243 में आपके ए से लेकर ओ तक आपके आर्टिकल दे रखे हैं, 16 आर्टिकल दे रखे हैं इसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर किसमें कहा गया है कि आरक्षण प्रदान किया जाएगा 243 के डी में बात की गई है। तो ये जो 243 का डी आर्टिकल है वो आपको लर्न रहना चाहिए कि महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, 33% आरक्षण दिया गया है उत्तर प्रदेश में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय किस जिले में है? अलीगढ़, आगरा, मेरठ, मथुरा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय है वो कौन से ज़िले में आपका स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कौन से ज़िले में आपका स्थित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, ये अलीगढ़ ज़िले में ये बनाया गया है। अब इसका उद्घाटन कब हुआ था, क्या कब हुआ था, ये चीज़ें भी आप देख लीजिए। इसका उद्घाटन हुआ था 2021 में। उद्घाटन करता कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपका आ सकता है, ध्यान रखना है। तो ये उद्घाटन करता थे इसके मोदी जी। कब किया गया था उद्घाटन? तो सितंबर 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था। अब बन के ये तैयार हो चुका है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अलीगढ़। 29 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण आपका कहां पर किया गया है? तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 से संबंधित क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ध्यान रखना है। तो देखिए इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए थोड़ी सी, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका कि गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन का लोकार्पण कौन से ज़िले में आपका किया गया है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो ज़िला ज्ञात करना है कि उस कौन से ज़िले में इसका लोकार्पण किया गया है, किनके द्वारा किया गया वो हम बाद में देखेंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है कि गोरखपुर ज़िले में इसका लोकार्पण किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सर किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? 29 अप्रैल 2025 में। अब हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की, कि कैपेसिटी कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है। तो इसकी जो क्षमता है वो भी आपको लर्न रखनी है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो 200 आपकी TPD इसकी क्षमता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। इसमें लागत कितनी लगने वाली है, इसको बनाने में कॉस्ट कितना लगने वाला है? तो इसमें 9.89 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं इसको बनाने में। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4 गोरखपुर। 24-25 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान नहीं दिया गया है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा अजीब सा पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 24 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2025 तक, ये लास्ट ईयर की ही बात की जा रही है, और अभी तक ये गौरव सम्मान 2026 में अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सर किसे प्रदान नहीं किया गया है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। मनीष वर्मा, जयसिंह, हिमांशु गुप्ता, देवकी प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, देवकी प्रसाद को ये प्रदान नहीं किया गया 2025 में। अब हम बात करते हैं कि 2025 में कितने लोगों को प्रदान किया गया था। तो कुल टोटल आपके 6 लोगों को ये प्रदान किया गया है 2025 में, जिसमें से आपके मनीष वर्मा, जयसिंह, हिमांशु गुप्ता, ये 3 तो ऑलरेडी इसमें मेंशन किए गए हैं। इनके जिला के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो मनीष वर्मा को प्रदान किया गया है, ये मतलब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो कानपुर से बिलोंग करते हैं। जयसिंह की बात हम करते हैं तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके करते हैं बहराइच से। वहीं हिमांशु गुप्ता की बात की जाती है कि हिमांशु गुप्ता आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वो भी पूछा गया है। तो ये बिलोंग करते हैं आपके मथुरा से। ये 3 तो आपके मेंशन है ये। इनके अलावा कौन कौन है वो समझ लीजिए। इनको अगर हम नंबर दे दें कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है,
और 4 नंबर कौन है, किन्हें प्रदान किया गया है, तो कर्नल सुभाष देशवाल को भी प्रदान किया गया है। अब सुभाष देशवाल कौन से ज़िले से आते हैं, ये चीज़ आपको याद करनी है। तो ये आते हैं बुलंदशहर से। नेक्स्ट नंबर जो 5 है वो कौन है जिन्हें प्रदान किया गया है, वो है आपके कृष्णा यादव। अब कृष्णा यादव कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो कृष्णा यादव भी आपके बुलंदशहर से ही बिलोंग करते हैं। एक और बचते हैं जिनका नाम है कृष्णकांत शुक्ल। नंबर 6 पर कौन है, कृष्णकांत शुक्ल हैं आपके, जिन्हें ये प्रदान किया गया है। और कृष्णकांत शुक्ल कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखना है ये आपके वाराणसी ज़िले से आपके बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है। देवकी प्रसाद को जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान नहीं किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में राज्य का पहला टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है, तो देखिए यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क की बात की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बागपत, सावली, मेरठ, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस जिले में क्या बनाने की, टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, जो कि राज्य का पहला होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, शामली जिले में इसे बनाए जाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब ये घोषणा कब की गई है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये घोषणा की गई है आपके नवंबर 2024 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसे बनाने में कितनी कॉस्ट लगने वाली है, कितने कॉस्ट यानी कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार, तो 726.61 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करने वाली है। किस नीति के अंतर्गत ये बनाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेंट नीति 2022 के अंतर्गत इसे बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, प्रयागराज जिले में इसका आयोजन किया गया है। एक एक पॉइंट इसका समझते हैं, कब किया गया है। पहला क्वेश्चन आपका यही आना चाहिए माइंड में। तो इसका आयोजन किया गया है फरवरी 2025 में। मतलब क्या हुआ सर, क्या ये महाकुंभ के दौरान इसका आयोजन किया गया था, तो आप इस चीज़ को भी आप याद कर लेंगे। इसके अंतर्गत कितने लोगों ने भाग लिया था, तो ध्यान रखना है इसके अंतर्गत 15,000 से अधिक आदिवासी लोगों ने इसके अंतर्गत भाग लिया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए ये आयोजन किया गया था। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, प्रयागराज। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना 13 नवंबर 1963 ईस्वी को हुई है। भातखंडे संगीत संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी, भारतीय नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 4 संस्थाएं दे रखी हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आपका घूम फिर के एक नए क्वेश्चन या तो मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, या फिर इनके कहाँ पर इनके मुख्यालय हैं, या फिर इनकी स्थापना कहाँ पे हुई है, मैचिंग कहाँ पे हुई है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैं इस क्वेश्चन में इसके डिटेल की बात करने वाला हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से संस्थान की स्थापना 13 नवंबर 1963 ईस्वी को की गई है। तो सही आंसर है, पहले देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 ईस्वी को की गई है। अब हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की, कि मुख्यालय इसका कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ जिले में आपका स्थित है। तो देखिए 3 चीज़ें ही आपको लर्न करनी है। इसकी स्थापना हुई है यहाँ पर, आपका कौन सी अकादमी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अब हम बात कर लेते हैं अदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में, क्योंकि वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भातखंडे संगीत संस्थान के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1926 ईस्वी को की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी, हो सकता है मैचिंग में पूछ ले आपसे। राज्य ललित कला अकादमी की जब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है 8 फरवरी
1962 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। वहीं भारतेंदु नाट्य अकादमी की जब बात की जाती है कि इसकी स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई है। मतलब अगस्त 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। अगर हम मान के चलें कि इनके सर जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है सब के सब, तो ध्यान रखिए इन सब के हेड क्वार्टर मोस्टली क्या हैं, सब के सब लखनऊ में स्थित हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आपको याद करना है। इनके मुख्यालय, इनकी डेट और इनके क्रम से चीज़ें दे रखी हैं। जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 ईस्वी को हुई है। मयूर नृत्य राज्य के किस क्षेत्र में किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र, रोहिलखंड क्षेत्र, अवध क्षेत्र, कन्नौज क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मयूर नृत्य के बारे में कि उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपके 101% आते हैं जो भी नृत्य कला शैली होती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो मयूर नृत्य है उसका आयोजन कौन से क्षेत्र में आपका किया जाता है। एक एक करके हम सभी के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर होगा 5, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऑप्शन में वो ऑप्शन है ही नहीं है जहाँ पर इसका नृत्य होता है, क्योंकि आप टेक इजीली करके आ सकते हैं अगर आपको डिटेल नहीं पता होगा तो। इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो मथुरा का क्षेत्र है। अब मथुरा क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? मथुरा क्षेत्र को हम सभी किस नाम से जानते हैं, तो ब्रज क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ब्रज क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। और ब्रज क्षेत्र में आयोजन किन के द्वारा किया जाता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ब्रज क्षेत्र में इसका आयोजन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब महिलाओं के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, मोर पंख के कपड़े पहन के किया जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इसलिए इनका नाम ही मयूर नृत्य कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक वर्ष राज्य के किस जिले में राम बारात उत्सव का आयोजन किया जाता है? बहुत ही बड़े लेवल पे इसका आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष राज्य के कौन से जिले में राम बारात उत्सव का आयोजन आपका किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, आगरा जिले में प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आगरा जिले की अगर कोई बात की जाती है तो ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित है, तो यमुना के किनारे पर आपका स्थित है। स्थापना कब की गई है? मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1504 ईस्वी में किसके द्वारा की गई है? सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार यूपी SSS और आपकी यूपी PCS पूछ चुकी है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र की जब भी बात की जाएगी आपको आंखें बंद करके एक ही ऑप्शन लगाना है इनमें से। वो ऑप्शन क्या होगा? प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है आपके प्रयागराज में। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर होगा 1। हम बात करते हैं प्रयागराज के जो पुराना नाम है वो क्या है? अकबर ने इसका नाम क्या कर दिया था? इलाहाबाद कर दिया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हो सकता है कि ऑप्शन में इलाहाबाद दे दे। कहाँ पर ये स्थित है? तो ये गंगा नदी और आपका यमुना नदी के संगम पर ये स्थित है। ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो कहाँ पर स्थित है? संगम स्थित है। वर्तमान में ये इम्पोर्टेंट क्योंकि वर्तमान में ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर माघ मेले का आयोजन वर्तमान में कंटिन्यूस किया जा रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। कर्मा नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि जो कर्मा है आपका वो किस क्षेत्र का आपका लोक नृत्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मा से क्वेश्चन आपका यूपी PCS और यूपी SSS कई बार क्वेश्चन आपका पूछ चुकी है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इसके थोड़ी सी डिटेल पे भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्योंकि ये जो कर्मा नृत्य है वो जनजातियों के द्वारा भी किया जाता है
कौन से क्षेत्र में किया जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार आपकी जो UPSSC है वो पूछ चुकी है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या होगा वो देखते हैं पहले। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सोनभद्र जिले में इसका आयोजन किया जाता है। सोनभद्र जिले के साथ साथ में इसमें और किसी का भी आयोजन किया जाता है क्या, तो बिल्कुल किया जाता है। तो ये है आपका मिर्ज़ापुर। दोनों ही जिलों को आपको लर्न करना है, उस क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका एक आदिवासी नृत्य है। आदिवासियों के द्वारा इसका नृत्य किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है, तो खरीफ जब जो फसल होती है आपकी गर्मियों वाली खरीफ फसल के जब बोई जाती है उस दौरान इसका नृत्यत्व किया जाता है, या कह सकते हैं कि ये किया जाता है। दूसरा क्या है, पुरुषार्थ एवं पर्यावरण का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है, पुरुषार्थ। और आपके देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक कौन सा त्यौहार है, तो वो हो जाएगा आपका कर्मा नृत्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म के दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्म का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कौशाम्बी में दोनों का ये तीर्थ स्थल माना जाता है, जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं सारनाथ की, तो सारनाथ में आपका प्रथम उपदेश दिया गया था। किसके द्वारा उपदेश दिया गया था प्रथम, तो वो दिया गया था भगवान बुद्ध के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम इसके कुशीनगर की बात करते हैं तो यहाँ पर भगवान बुद्ध की डेथ हुई थी, जिसे हमने क्या बोला था, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको लर्न रहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से आपकी अक्सर करके गलतियाँ होती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। सही आंसर क्या है, यहाँ पर पूछा गया था जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, कौशाम्बी। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका बहराइच है, सुल्तानपुर है, रायबरेली क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आपके आते हैं, कौन सी बोली बोली जाती है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले यहाँ पे आप कर लीजिए कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। कौन सी नहीं है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस हो गया है ये। तो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ब्रज भाषा। क्योंकि जो ब्रज भाषा है वो किसका है, ध्यान रखना है, ये जो भाग है वो पश्चिमी हिंदी का है। किसका है, पश्चिमी हिंदी का ये उपभाषा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं आपका छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी आपकी पूर्वी भाषा यानी पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है, और उसमें ही आपका ये आता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। लट्टमार होली मनाई जाती है वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोकुल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो है कि जो आपकी लट्ठमार होली है वो कहाँ पर मनाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, बरसाना क्षेत्र में ये आपकी लट्ठमार होली मनाई जाती है। अब हम बात करते हैं लट्ठमार होली का क्या महत्व है, कहाँ पर मनाई जाती है और ये बरसाना है कहाँ पर। तो ध्यान रखिए बरसाना एक तहसील है आपकी, जो कि कहाँ पर पड़ती है, मथुरा जिले का ही आपका एक क्षेत्र है। जहाँ पर लट्ठमार होली मनाई जाती है तो वहाँ पर एक टेम्पल है, राधा रानी का मंदिर स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, फेमस मंदिर स्थल है आपका। यहाँ पर ही आपके बरसाना में लट्ठमार होली मनाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस नगर को सिराज-ए-हिंद कहा जाता है। झांसी, जौनपुर, प्रयागराज, आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर है जिसे सिराज-ए-हिंद कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जौनपुर को हम सिराज-ए-हिंद कहते हैं। देखिए जौनपुर एक जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मिडिएवल हिस्ट्री है, उसमें आपको क्या कहा गया, एक सांस्कृतिक जो आप कह सकते हैं कि एजुकेशन सेंटर था ये उस समय का, शिक्षा केंद्र था उस समय का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर एक फेमस एक मस्जिद है जिसका निर्माण कराया गया था, अटाला मस्जिद।
कई बार ये क्वेश्चंस में आपसे पूछी गई है कि अटाला मस्जिद आपके कहाँ पर स्थित है। वहीं अगर हम झांसी की बात करते हैं तो झांसी आपके उत्तर प्रदेश के साउथ में स्थित है, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से आपकी लगी हुई है। प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज आप सभी को पता है कि गंगा नदी के और यमुना नदी के संगम पर स्थित है, जहाँ पर वर्तमान में माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आगरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर जो फेमस चीज़ें हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर जो फेमस बिल्डिंग है उनमें से एक ताजमहल आता है। सिकंदरा वहाँ पे एक कस्बा टाइप है, तो वहाँ पर आपका अकबर का टॉम्ब बना हुआ है, उसे भी लर्न करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा आपका स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। इसी के साथ साथ आपका एक स्थित है पंचमहल, फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। सही आंसर होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जजाक भुक्ति कहा जाता है? रोहिलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन से क्षेत्र को जजाक भुक्ति कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, बुंदेलखंड क्षेत्र को जजाक भुक्ति कहा जाता है। अब दूसरे नाम से भी इसे जानते हैं, इसका एक और नाम है, ध्यान रखना है, और ये चेदी के नाम से भी जाना जाता है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान के चलना कि ये उत्तर प्रदेश का आपका क्या है, एक मैप है। यहाँ का जो साउथ वाला पार्ट है उत्तर प्रदेश का, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र कहलाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने ज़िले आते हैं? तो 7 जिलों को मेंशन किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिसे क्या कहा जाता है? चेदी कहा जाता है या फिर जजाक भुक्ति कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? जौनपुर, बलरामपुर, बाराबंकी, आगरा, इनमें से कोई नहीं। अगर ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि कई बार ये पहले भी पूछा जा चुका है कि ये जो पाटेश्वरी का जो मंदिर है वो कहाँ पर आपका स्थित है, इम्पोर्टेंट है, पहले भी ये क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, ये बाराबंकी जिले में आपका स्थित है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस संत का जन्म राजापुर में हुआ था? सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीर जी, रैदास जी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बड़े फेमस संत हैं यहाँ पे, कौन से संत का जन्म राजापुर में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ है। अब ये राजापुर कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये आपका चित्रकूट में स्थित है। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई जो रचना है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी रामचरितमानस। रामचरितमानस है जो पुस्तक लिखी गई है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, अवधी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, जो कि आपकी पवित्र ग्रंथ भी मानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक तरफ आपके राइटर दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके क्या दे रखे हैं, जहाँ पे जन्म स्थान दे रखे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा इनमें से आपका सुमेलित है? मैथिली शरण गुप्त, कानपुर, प्रताप नारायण मिश्र, झांसी, मलिक मोहम्मद जायसी, बस्ती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या अमेठी, या इनमें से कोई नहीं। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना कंपलसरी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। एक एक करके हम इनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कहाँ पर है। तो देखिए मैथिली शरण का जो जन्म हुआ है वो हुआ है झांसी में। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ है कानपुर में। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ है अमेठी में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ है बस्ती में। तो इसका मतलब है कोई भी इसमें सुमेलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। अब इनकी हम रचनाएं देख लेते हैं जो अक्सर करके पूछी जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त को हम किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हें हम राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ आप इनको बारे में ध्यान से समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इनके बारे की जो कथाएं या फिर कह सकते हैं रचना है, उनमें है आपकी एक साकेत है, यशोधरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साकेत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इनके अलावा एक इम्पोर्टेंट है भारत भारती।
ये 3 रचनाएं लर्न कर लीजिए, इनके बारे में अक्सर करके पूछी जाती हैं। वहीं बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कि इनके बारे में कौन सी जो रचनाएं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ है कानपुर में। जो इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट रचना है वो है आपकी हठी हमीर। ये कई बार आपकी पूछी गई है। वहीं अगर बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की, आप सब ने इनके बारे में सुना है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपकी पद्मावत। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है। पद्मावत इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई हैं जो कि अक्सर करके पूछ ली जाती हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी चिंतामणि। ये अक्सर करके आपसे पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर क्या है इस प्रकार, ऑप्शन नंबर 5 होगा। इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है आपका। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भगवान गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। इनका जन्म आपके लुम्बिनी शहर में हुआ है। अब लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके नेपाल के बॉर्डर के पास में आपका पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अब हम बात करते हैं कब इनका जन्म हुआ था, तो ध्यान रखना है 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट्स हैं सभी, ध्यान रखना है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 4। ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंध है, अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑपरेशन कायाकल्प से संबंधित पहले भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके शिक्षा से संबंधित हैं। जब शिक्षा से चीज़ें संबंधित होती हैं तो वहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेशन कायाकल्प, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अवसंरचना। अवसंरचना किसकी अवसंरचना, तो जो आपके पुराने स्कूल्स हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा इसके अंतर्गत। ये चीज़ आपके स्कूलों की बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रकार, ऑप्शन नंबर 1। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, 26 जुलाई 2010, 26 जुलाई 2011, 26 जुलाई 2009, 26 जुलाई 2012 या इनमें से कोई नहीं। तो जो RTE 2019 जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को पता है कि RTE 2009 क्या है, क्योंकि आपका CTET का एग्ज़ाम ऑलरेडी आ रहा है, तो ये आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। राइट टू एजुकेशन 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 26 जुलाई 2011 को ये लागू हुआ था। इसके प्रावधान क्या हैं, इसके प्रावधान है कि अगर ऐसा कोई बच्चा जिसकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष है तो उसे प्राथमिक शिक्षा देना कंपलसरी है। ये चीज़ आपको याद रखना है, अनिवार्य है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर कक्षा 8 तक की प्राथमिक शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्चे को दी जाएगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपका एक मौलिक अधिकार भी है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है। और ये किस में कहा गया है, ये कहा गया है आर्टिकल नंबर आपका 21A में। तो यहाँ भी आपको लर्न करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1915, 1916, 1917, 1918, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे हम HU कहते हैं उसकी स्थापना कब की गई है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। इसकी स्थापना आपकी 1916 ईस्वी में की गई है। अभी से शॉर्ट फॉर्म में आपको अब सभी को पता है कि BHU आप कहते हैं इसको। स्थापना 1916 ईस्वी में की गई है, लेकिन इम्पोर्टेंट है किनके द्वारा, तो ध्यान रखना है मदन मोहन मालवीय जी का नाम। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मध्याह्न भोजन प्रोग्राम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, 35, 38, 41, 42, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम की बात की गई है,
कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे कितने जिलों में सबसे पहले लागू किया गया था। तो ध्यान रखना है जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे तो देखिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की बात की गई है आपसे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2। 38 जिलों में सर्वप्रथम इसको लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में से कब लागू किया गया था वो भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में पूछा गया था क्वेश्चन। अगर यूपी की बात करते हैं तो इसे यूपी में लागू कब किया गया था, 15 अगस्त 1995 में इसे लागू किया गया था। लेकिन अगर ये ऑल ओवर स्टार्ट कहाँ से हुआ है तो ध्यान रखना है ये मद्रास से स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु से। तो देखिए इस तरह के आपके क्वेश्चन आपको लर्न करने ही करने हैं। ऑल ओवर की बात करते हैं तो ये आपके 1996 ईस्वी में आपके टोटल जितने भी ज़िले हैं कुल ज़िलों में इसे लागू कर दिया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो आपके 1 से लेकर 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें आपका खाना प्रोवाइड किया जाता है, यानी बच्चों को फूड प्रदान किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। कहाँ से, स्कूल की तरफ से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी, 1999, 2001 या 2001, 2002, 2003, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 2001 में से प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या था कि ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने आपकी 12th कर रखी हो, क्या कर रखी हो, 12th पास किया हो किसी व्यक्ति ने, तो उसे शिक्षा मित्र बना दिया जाएगा अपने ही पंचायत में। ध्यान रखना है अपनी ही पंचायत में बनाया जाएगा, जिससे क्या हुआ कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके प्लस उस बच्चे को रोजगार प्रदान किया जा सके अपने ही ज़िले में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया, मार्च 2009, मार्च 2008, मार्च 2007, मार्च 2006 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ आपका किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा प्रोग्राम या अभियान मार्च 2009 में ये प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य है कि ऐसे उम्र के बच्चे जिनकी एज 14 साल से लेकर 18 वर्ष के मध्य है उनको एजुकेशन प्रदान करना इम्पोर्टेंट है। गुणवत्तापूर्वक एजुकेशन प्रदान करना इसका उद्देश्य था। ये चीज़ आपको याद करनी है जिससे कि एजुकेशन भी बढ़ सके। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस जिले में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय आपका स्थित है, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, जालौन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, किस जिले में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, चित्रकूट में ये स्थित है। स्थापना कब की गई है इसकी, तो स्थापना हुई है 2001 ईस्वी में। ये डेट भी मैं आपको मेंशन है और ये इसको भी आप याद करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित है। दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 1975, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय 1981, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय 2002, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय 2000 या इनमें से कोई नहीं। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है कौन सा आपका सम्मिलित है। तो देखिए दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है 1981 ईस्वी को। तो इसका मतलब है ये तो आपका मैचिंग नहीं है। वहीं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना की गई है 1975 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है आपके 2000 में। वहीं किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है आपकी 2002 में। तो एक भी आपका मैचिंग नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाता है इसकी स्थापना ईयर तो आप लर्न कर ही लीजिए। इनके साथ साथ दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका आगरा में स्थित है।
चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय अगर पूछा जाता है तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका कानपुर में स्थित है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाती है तो ये आपका मेरठ में स्थित है। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय की बात की जाती है कि ये सर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लखनऊ जिले में आपका स्थित है। ये चीज़ भी आपको याद करनी है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 5। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखिए एक तरफ आपकी स्थापना दे रखी है, दूसरी तरफ आपके विश्वविद्यालय का नाम दे रखा है और पूछा गया कि इनमें से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1927, संपूर्णानंद कृषि विश्वविद्यालय 1958, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय 1975 या इनमें से कोई नहीं। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो वहाँ पर चीज़ें एक एक चीज़ आपको लर्न रहनी चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम देख लेते हैं चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है 1965 ईस्वी में हुई है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 तो आपका मैचिंग है नहीं है। वहीं संपूर्णानंद कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना देखते हैं आगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1927 इसमें दे रखी है, क्या सही है? ये भी ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय की है तो ये भी आपका ठीक है। कुल मिला के ये तीनों आपके सही हैं। लास्ट वाला आपका मैचिंग नहीं है। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई है। तो इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आज हमारी कुछ प्रॉब्लम्स की क्रिएट की वजह से आपके 40 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल 1000 क्वेश्चन सीरीज का कोई भी क्वेश्चन उनसे ना छूटे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।